राम मंदिर मुद्दा नहीं है। राम मंदिर आस्था का प्रश्न है। बारामती में जो कहा जाता शरद पवार जी का गढ़ है, वो अपनी बेटी को नहीं जिता पा रहे। कांग्रेस हो सकता खाता ना खोल पाए, एनसीपी खाता ना खोल पाए, और जो भी कुछ सीटें थोड़े बहुत मिलेंगी भी उद्धव जी को, तो मैं समझता हूं कि 2-4 सीटों से ऊपर वो नहीं पा सकते। 300 से बहुत ज्यादा सीटें बीजेपी और एनडीए की आ चुकी हैं, ऐसा अनुमान है। अंतिम चरण 400 के पार करने वाला होगा। द न्यूज़ कॉर्नर के खास प्रोग्राम शख्सियत में आपका स्वागत है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के प्रभारी दिनेश शर्मा जी। शर्मा जी, आप महाराष्ट्र के प्रभारी हैं। आपने महाराष्ट्र की कुल कितनी सीटों का दौरा किया और क्या उम्मीद लग रही है आपको महाराष्ट्र से? देखिए, पूरे भारत का जो सीन है वही महाराष्ट्र का भी सीन है। पूरा भारत राममय है और मोदी मैजिक पूरे देश में चल रहा है। महाराष्ट्र में जो 2019 में शिवसेना और बीजेपी को जनता ने जनादेश दिया था, उसका उल्लंघन करके उद्धव जी उनके साथ चले गए जिनका विरोध हमेशा उनके पूज्य पिताजी बाल ठाकरे जी के साथ रहा था। अभी चुनावों में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए उनको लगा कि मोदी जी की विकासात्मक जो योजनाएं चली, खासतौर से पश्मादा मुसलमान से लाभान्वित हुआ। सबको 10 किलो राशन मिला, प्रधानमंत्री आवास मिला, जो शौचालय का निर्माण हुआ, हर घर नल हुआ, जो ड्रोन नमो देवी लखपति दीदी का वो हुआ, 5 लाख का कवच हुआ। उससे उनको लगा कि मुस्लिम वोट और खासतौर से महिला डाइवर्ट ना हो जाए, इसलिए उद्धव जी के पक्ष में धर्म स्थलों से फतवे निकाले गए। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का सारा प्रयास शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी और कांग्रेस के लोगों के द्वारा महाराष्ट्र में किया गया, और इस सब का जवाब वहां की जनता ने दिया। बारामती में जो कहा जाता शरद पवार जी का गढ़ है, वो अपनी बेटी को नहीं जिता पा रहे। वहां अजीत पवार जी की धर्मपत्नी बड़े, मैं समझता हूं कि 1 लाख वोटों से ज्यादा जीत रही है। कांग्रेस हो सकता खाता ना खोल पाए, एनसीपी खाता ना खोल पाए, और जो भी कुछ सीटें थोड़े बहुत मिलेंगी भी उद्धव जी को, तो मैं समझता हूं कि 2-4 सीटों से ऊपर वो नहीं पा सकते। आज महाराष्ट्र में 4800 सीट पर बीजेपी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है, एनसीपी अजीत पवार और शिंदे गुट के साथ में। लेकिन हमने बूथ संरचना, पन्ना प्रमुख और उससे ऊपर वार्ड अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष और उससे ऊपर सुपर वॉरियर्स की एक रचना रची थी, जो 3-3 बूथों का एक इंचार्ज होता था, उसको हम सुपर वॉरियर बोलते थे। ये सुपर वॉरियर योजना बड़ी कामयाब रही, और मैं कह सकता हूं कि महाराष्ट्र में एक नई राजनीति का ध्रुवीकरण हुआ है, और निश्चित रूप में तोड़ने वाली और आपस में लड़ाने वाली राजनीति के जनक आदरणीय शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी को कांग्रेस का साथ महंगा पड़ेगा। मुझको लगता है कि उनको लोगों ने चाणक्य की उपाधि गलत दी थी। चाणक्य तो अपना घर में भी दिया, जो अपना व्यक्तिगत काम करते थे तो दिया स्वयं का जला के रखते थे।
शरद पवार जी ऐसे चाणक्य है जो दूसरों को घर को जलाने का काम करते हैं। उद्धव जी के घर को बर्बाद कर दिया, कांग्रेस में तोड़फोड़ कर दी। वही जो चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि विदेशी महिला प्रधानमंत्री नहीं बनती, वही उन्हीं विदेशी महिला के नेतृत्व वाली कांग्रेस, ये विदेशी महिला ये बोलते थे शरद पवार जी, और उन्हीं के साथ में वो बीजेपी को मिले जनादेश में तोड़बाज करके उद्धव जी के नेतृत्व में सरकार बनाए। मैं समझता हूं एक मैनिपुलेटर के तौर पे कभी वो उनके आकलन कभी सही रहे होंगे, लेकिन आज की राजनीति में मैं समझता हूं कि शरद पवार जी का जो जनता के प्रति जवाबदेही का भाव नहीं रहा, उसके कारण आज उनकी विश्वसनीयता कम हुई है। चुनाव अपने अंतिम दौर में है और भाजपा का नारा 400 पार का था। आप लक्ष्य से कितनी दूर हैं अभी? आज पूरे देश में मैं कह सकता हूं कि तेजी के साथ जो आपके अभी तक 6 चरण हुए हैं, उनमें मैं समझता हूं कि 300 से कहीं अधिक सीटें, 300 से बहुत ज्यादा सीटें बीजेपी और एनडीए की आ चुकी हैं, ऐसा अनुमान है। और अंतिम चरण 400 के पार करने वाला होगा। और उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में पिछला रिकॉर्ड टूटेगा। एक सवाल आखिरी, विपक्ष कह रहा है कि भाजपा सत्ता में आई तो पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान बदल देगी। जो झूठा दुष्प्रचार और खासतौर से इंडी गठबंधन का मुस्लिम समाज को और दलित समाज को दिग्भ्रमित करने का जो षड्यंत्र था, वो उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही उनका इस षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ। और जो उन्होंने प्रचार किया था कि 400 सीटें मोदी जी इसलिए चाहते हैं कि उससे संविधान बदला जा सके, जबकि इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री रही तो 56 बार उन्होंने बर्खास्त किया सरकारों को। राजीव जी रहे तो उन्होंने भी 1 दर्जन से ज्यादा बार बर्खास्त की सरकारों को। नेहरू जी ने बर्खास्त की सरकारों को। नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह तक ने किया। 10 साल के शासनकाल में मोदी जी ने एक भी सरकार को बर्खास्त नहीं किया। संविधान का उन्होंने पूर्णतः पालन किया। और जहां तक 400 की बात थी तो 350 से ऊपर तो एनडीए की सीटें थी पहले से ही 2019 में, और 40-50 ऐसे लोग थे जो उनको अप्रत्यक्ष रूप में, जैसे वाईएस रेड्डी जी के थे, एआईडीएमके के लोग थे, तमाम ऐसे लोग थे जो बीजेपी को समर्थन कर रहे थे। तो बीजेपी को अगर संविधान बदलना होता तो पहले ही वो बदलने की कोशिश करती, जबकि संविधान बदलने का काम कांग्रेस ने और इंडी गठबंधन के लोगों ने किया। बीजेपी का जो नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास, उनका यही मकसद था कि जाति धर्म से ऊपर उठ के और समग्र जो एक विकास है वो हिंदू का भी हो, मुस्लिम का भी हो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो आरक्षण था उसको संप्रदाय के आधार पर न करके उन्होंने जातीय के आधार पर कर दिया था। और जाति के आधार पर जो आरक्षण है उसमें ओबीसी का आरक्षण मुस्लिम वर्ग को मिलता आ रहा है, उसमें बीजेपी का कोई विरोध नहीं है। लेकिन ओबीसी एससी जो हिंदू हैं उनके कोटे से काटकर सामान्य प्रकृति के मुस्लिम को भी आरक्षण दे देना, ये संविधान का उल्लंघन था। और यही बात मोदी जी ने अपने भाषण में भी कही कि संविधान के विरुद्ध कोई बात हम नहीं कर सकते।
भाजपा को किन मुद्दों पर ज्यादा समर्थन मिल रहा है, राम मंदिर या मोदी जी के किए गए विकास और देखिए, महाकाल के? राम मंदिर मुद्दा नहीं है। अच्छा, राम मंदिर आस्था का प्रश्न है। शर्मा जी, न्यूज़ कॉर्नर से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।